चैप्टर का नाम स्टार्ट कर रहे हैं अपन नया चैप्टर आज, असेसमेंट ऑफ HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसका मतलब क्या होता है? जो हिंदू मतलब जॉइंट फैमिली जो होती है, साथ में रहते हैं और जो फैमिली की इनकम होती है वो इसमें लेते हैं। मान लो परिवार का मेंबर कहीं पे कमा रहा है अपना, तो वो सब इनकम इसमें नहीं आता है, केवल परिवार की इनकम बस आती है HUF में। जैसे कोई परिवार का मकान है किराए में दे दिए, पूरे परिवार का कोई बिजनेस है उससे इनकम हो रही है, वो सब चीजें। मान लो परिवार की कोई प्रॉपर्टी बेचे तो कैपिटल गेन। HUF को सैलरी से इनकम हो सकता है क्या? HUF को सैलरी से नहीं हो सकता, क्योंकि HUF थोड़ी जाएगा कहीं कमाने। हाँ, फैमिली का कोई मेंबर कहीं कमा रहा है, सैलरी अर्न कर रहा है, तो वो उसकी पर्सनल इनकम है, वो HUF में नहीं आता है। तो HUF में केवल फैमिली की इनकम को लेते हैं, केवल फैमिली। फैमिली के मेंबर का भी कोई इनकम होगा तो वो सब नहीं आएगा HUF में। HUF दो टाइप के मेंबर होते हैं परिवार में HUF में। एक तो members who are entitled to maintenance only, like female members of the family। परिवार के जो फीमेल मेंबर होते हैं वो केवल मेंटेनेंस का राइट रखते हैं, मतलब वो परिवार के हिस्सा नहीं मांग सकते, फैमिली में हिस्सा नहीं मांग सकते। फैमिली मेंबर, परिवार में कोई मेंबर है, उसकी कोई वाइफ है, तो वो हिस्सा नहीं मांग सकती। हाँ, वो उसका राइट है कि उसके मेंटेनेंस वगैरह का जो भी खर्चा है वो परिवार देगा, पूरा परिवार उठाए, उसका उसको राइट है। और एक लिखा है मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू डिमांड देयर शेयर ऑन पार्टीशन ऑफ द फैमिली। फैमिली का पार्टीशन होता है तो वो अपना हिस्सा मांग सकते हैं। और संसार को उनको को पार्टनर बोलते हैं, जो हिस्सा मांग सकते हैं उनको बोलते हैं को पार्टनर। क्या लिखा है? दीज वर द सन्स, कौन कौन हिस्सा मांग सकते हैं? सन्स बेटे, पोते यानी ग्रैंड सन्स, पड़पोते यानी ग्रेट ग्रैंड सन्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ द प्रॉपर्टी और द टाइप बी, ये लोग हिस्सा मांग सकते हैं। अब पहले लड़कियां शादी हो जाती है, लड़कियां चली जाती तो लड़कियां हिस्सा नहीं मांग सकती थी, लेकिन अब इसमें भी अमेंडमेंट हो गया है 2005 से। क्या लिखा है? हाउ एवर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, कब से इफेक्ट हुआ ये? 9 सितंबर 2005 से। इन अ जॉइंट Hindu family governed by the Mitaksara law, the position of the daughters has become as under। ये मिताक्षरा लॉ क्या है वो भी आपको अभी बताएंगे। तो डॉटर्स की क्या पोजीशन है कि डॉटर भी बर्थ यानी कि जन्म लेते ही वो भी को पार्टनर बन जाती है और अपना हिस्सा मांग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली एसेट्स प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिए और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में भी उसको हिस्सा देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में तो हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन लायबिलिटी में भी उसको बराबर वैसे ही हिस्सा पे करना पड़ता है। तो कोई लड़कियां हैं, डॉटर्स हैं, तो वो भी बिल्कुल अब लड़कों के समान ही हो गया है जब से ये अमेंडमेंट हुआ है। वो भी हिस्सा मांग सकती है परिवार के प्रॉपर्टी में। और परिवार की कोई लायबिलिटी है
तो उसको पे करने में भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा, देना पड़ता है। ये परिवार की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ये जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी नहीं होती है, पूर्वजों की एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वो आता है इसमें। और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली एक्वायर्ड विथ एड ऑफ एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से और कोई प्रॉपर्टी अर्न की गई है तो वो सब इसमें आ जाते हैं। और किसी ने क्या लिखा है यहाँ पर, एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली बाय हिज पर्सनल एफर्ट्स विदाउट द एड ऑफ एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लेकिन उसने उसको फैमिली के प्रॉपर्टी को मैं डाल दिया है, फैमिली की प्रॉपर्टी को मान लिया है, फैमिली की प्रॉपर्टी में उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो फिर वो फैमिली के उसमें आ जाएगा। अब देखिए एचयूएफ में कौन कौन आते हैं, ऑल पर्सन्स लिनली क्या लिखा है, डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर। जितने भी मेंबर है उनकी वाइफ और उनकी अनमैरिड लड़कियां एचयूएफ में आती है। उसके बाद अ मेल एंड विडो और विडोज ऑफ डिसीज्ड मेल मेंबर्स और मेंबर्स, किसी की डेथ हो गई है तो उनकी विडो भी आएगी और बाकी मेल मेंबर्स वगैरह ये सब आ जाएंगे, हस्बैंड वाइफ सब। भाई ब्रदर्स, विडो ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये सब एचयूएफ के मेंबर कहलाते हैं। पर हिस्सा कौन मांग सकते हैं, ये आप अभी ऊपर पढ़े थे, फीमेल मेंबर हिस्सा नहीं मांग सकती परिवार के उसमें। इसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको, कर्ता किसको बोलते हैं, कर्ता ऑफ द फैमिली। चंचल मालूम है कर्ता ऑफ द फैमिली किसको बोलते हैं? हेड ऑफ द फैमिली। हाँ हाँ बोलो, क्या बोले आप? तो मैनेज वगैरह करता होगा। जो परिवार का सबसे मोस्ट सीनियर जो मेल पर्सन होता है वो परिवार का कर्ता कहलाता है, जो पूरे फैमिली को कंट्रोल करता है, मोस्ट सीनियर मेल पर्सन। और मान लो मोस्ट सीनियर जो मेल पर्सन है वो उस स्थिति में नहीं है कांटेक्ट करने की स्थिति में, कोई पागल है या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, तो फिर उससे जो छोटा होगा उससे कम एज वाला वो कर्ता कहलाएगा। अब मान लो परिवार में कोई मेल पर्सन ही नहीं है जो कोई एग्रीमेंट कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो जो फीमेल मोस्ट सीनियर जो होती है फीमेल मेंबर वो फिर कर्ता कहलाती है, फीमेल मेंबर, मोस्ट सीनियर फीमेल मेंबर। यदि मेल मेंबर कोई ऐसा नहीं है तो जो एग्रीमेंट कर सके, ऐसा कोई मेल मेंबर नहीं है तो फिर फीमेल मेंबर भी हो सकती है। इंडिया में दो हिंदू लॉ चलते हैं, टू स्कूल्स ऑफ एचयूएफ अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। एक को बोलते हैं मिताक्षरा और दूसरा होता है दया भाग। एक मिताक्षरा और एक दया भाग। मिताक्षरा में क्या चीज है, एक मिनट, तो इसमें ये जो दो है मिताक्षरा और दया भाग, दो लॉ है एचयूएफ में। मिताक्षरा वैसे ऑल ओवर इंडिया में लागू है लेकिन कुछ जगह पे मिताक्षरा रूल एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ कहाँ? वेस्ट बंगाल, आसाम, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, बाकी सब जगह वही चलता है ऑल ओवर इंडिया मिताक्षरा। और इसमें क्या होता है मिताक्षरा में कि घर में कोई बच्चा
जन्म लेता है तो बर्थ से ही वो मतलब अपना राइट रखता है हिस्सा मांगने का, जन्म से। ये लिखा ना, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल द सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन हिज फादर्स ancestral property by mere birth, has a right to demand partition. बर्थ से, जन्म से वो अपना हिस्सा मांगने का अधिकार रखता है। और दया भाग वही, जहां जहां मित्ताक्षरा एप्लीकेबल नहीं है वहां पर दया भाग है। और दया भाग में क्या है, इट अप्लाइज ओनली वेस्ट बंगाल, असम, सम पार्ट्स, जो बताया ना आपको जहां पर मित्ताक्षर नहीं वहां पे ये है। और उसमें क्या है कि फादर्स जब तक है तब तक बच्चे लोग हिस्सा नहीं मांग सकते। पिताजी की डेथ के बाद, पिताजी की मृत्यु के बाद ही उन लोग पार्टीशन के लिए या अपना हिस्सा मांगने के लिए राइट रखते हैं, उसके पहले नहीं मांग सकते। द सन गेट्स अ राइट in the ancestral property only after the death of father. During his lifetime, father has got an about right to sell. पिताजी चाहें तो उसको बेच भी सकते हैं, चाहे तो डोनेट कर दे, कुछ भी कर दे। पिताजी को लगता है कि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, पूरा बर्बाद कर सकता है मेरी प्रॉपर्टी को, वो चाहे तो डोनेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है, किसमें, दया भाग में। बच्चों के लिए तो मिताक्षर ज्यादा अच्छा, जन्म से अधिकार मिल जाता है। दया भाग में जब तक पिताजी की डेथ नहीं होगी तब तक उसको हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं है। समझ गए कि कोई डाउट है इस पॉइंट में? इसकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात सब समझ आ गया। है? ओके। जैन और सिख जो होते हैं वो भी HUFE कहलाते हैं, जब तक वो ये प्रूफ ना कर दे कि हम कोई रीति रिवाज नहीं मानते हैं हिंदू का, तो अदरवाइज वो भी HUF में आते हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति परिवार से अलग हो गया अपना हिस्सा लेकर और वो अकेला है, तो वो फिर अकेला HUF नहीं कहलाएगा, पार्टीशन के बाद अकेला होने के बाद। हाँ, और वो शादी कर लेता है तो तुरंत वो HUF बन जाएगा, क्योंकि 2 मेंबर हो गए तो वो HUF बन जाएगा। अकेला कभी भी HUF नहीं होता है। अब मान लो पति और पत्नी 2 है, पति की डेथ हो गई तो पत्नी अकेली HUF नहीं हो सकती। इनका याद है आपको, रेसिडेंस ऑफ HUF अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी जब बताए थे आपको, तब याद आ रहे हैं कि जब कंट्रोल भी इंडिया में हो HUF का, और जो 2 एडिशनल कंडीशन पढ़े थे अपन, 2 एडिशनल कंडीशन पढ़े थे ना अपन, 10 साल में 7 साल तक इंडिया में रेसिडेंट, 10 में से 2 साल तक इंडिया में रेसिडेंट और 7 वर्ष में 730 दिन। तो कोई भी HUF इंडिया में रेसिडेंट कब होता है, जब उसका कंट्रोल इंडिया में हो पूरा, और दूसरा कि दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करता हो। कौन पूरी करता हो? मैनेजर, कर्ता। ये देखिए, कर्ता जो होता है ना, वो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करना चाहिए। ये आप पढ़ चुके हो उसमें, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी वाले में, उसके नोट्स में अपना ये दिया भी है। और मान लो कंट्रोल है और एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो नॉट ऑर्डिनरी आ जाएगा। और मान लो कंट्रोल ही टोटली इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। बस ये तीनों चीज अपन पढ़े उसमें फर्स्ट
यूनिट आपकी जो थी रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी उसमें। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन सी इनकम होती है जो फैमिली की इनकम में नहीं लेते हैं, जैसे किसी की कोई पर्सनल इनकम वगैरह जो भी हो वो सब इसमें नहीं आएगा, केवल परिवार की इनकम को ही इसमें लेते हैं। कौन कौन सी इनकम नहीं आती है वो लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि खाली फैमिली की इनकम को बस लेना है और कुछ नहीं लेना है। एक ये पॉइंट दिया हुआ है, सैलरी पेड टू मेंबर्स ऑफ फैमिली। जैसे परिवार का कोई बिजनेस है, फैमिली का कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में परिवार का ही कोई मेंबर काम कर रहा है, परिवार का ही कोई मेंबर उस बिजनेस में काम कर रहा है, तो क्या होगा? तो परिवार का मेंबर बिजनेस में काम कर रहा है तो उसको जो सैलरी पे करेगा कौन? परिवार अपने बिजनेस से जो सैलरी पे करेगा, तो वो जो सैलरी परिवार के मेंबर को दे रहे वो अलाउड है, बिजनेस में अलाउड खर्चा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा कोई एचयूएफ है और मेरा कोई परिवार का बिजनेस है और उस बिजनेस में मैं अपना टाइम दे रहा हूँ और मैं वहां से सैलरी ले रहा हूँ, मतलब परिवार मेरे को सैलरी दे रहा है, तो परिवार में वो बिजनेस में मेरे को जो सैलरी पे कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए अलाउड होगा कि नहीं होगा? परिवार मेरे को जो सैलरी पे करेगा, क्योंकि मैं बिजनेस में काम कर रहा हूँ, भले ही मैं फैमिली का मेंबर हूँ लेकिन बिजनेस में काम कर रहा हूँ, तो परिवार मेरे को जो सैलरी दे रहा है वो परिवार के बिजनेस के लिए अलाउड होगा कि नहीं होगा? तो ये अलाउड होगा सर, होगा। होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को फ्री में नहीं दे रहे, मैं परिवार में टाइम दे रहा हूँ, बिजनेस में टाइम दे रहा हूँ, इसलिए वो मेरे को दे रहे, तो वो अलाउड होगा। और मान लो कभी क्वेश्चन में फैमिली के बिजनेस की इनकम दे दिया है और बोल देगा कि परिवार का मेंबर काम कर रहा है और उसकी सैलरी अभी चार्ज नहीं हुई है, बिफोर चार्जिंग सैलरी प्रॉफिट दे दिया है, तो सैलरी को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो अलाउड है। तो परिवार का कोई भी मेंबर परिवार के बिजनेस में काम करेगा तो उसका सैलरी अलाउड होगा। और मैंने ये भी बताया था कि परिवार का मेंबर परिवार का कर्ता कहीं भी कुछ भी, कहीं भी पार्टनर है, डायरेक्टर है, पैसा कमा रहा है अपने पर्सनल उससे, तो वो परिवार की इनकम में नहीं आएगा। हाँ, कोई परिवार का पैसा किसी फर्म में लगा हुआ है, फर्म पार्टनर है, तो अलग बात है, वैसे भी फर्म की इनकम में तो इसका एग्जेम्प्टेड होता है क्योंकि फर्म खुद टैक्स पे कर देती है। बाकी कहीं भी परिवार का मेंबर कहीं भी कुछ भी कमाएगा तो उसकी पर्सनल इनकम में आएगा। परिवार को क्या क्या डिडक्शन मिल सकती है? देखो, एटीसी जो एलआईसी प्रीमियम वगैरह जो पड़े, एटीसी, एटीडी, एटीडीडी, एटीडीडीबी, एटीजी, एटीजीजीए, एटीजीजीसी, एटीआईए, एटीआईबी, एटीआईबीए, एटीआईसी, ये सब मैक्सिमम दिया है, लेकिन ज्यादातर एटीजीजीजेजे और एटीटीटीए। अब इसमें ज्यादा कौन यूज होता है अपने लिए? एटीसी, एटीडी, एटीडीडी, एटीडीडी भी बताया हूं मैं आपको, एटीजी, एटीजीजी ए, एटीजीजीसी, एटीजीजी ए शायद अपन नहीं पढ़े होंगे, एटीजीजीसी बताए थे डोनेशन वाली पॉलिटिकल पार्टी को, और एटीटीटी ए भी बताएं। एटीटीटी ए क्या होती है चंचल? सेविंग अकाउंट की, सेविंग बैंक अकाउंट और पोस्ट बिल्कुल, ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है, बैंक के सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है या पोस्ट ऑफिस के सेविंग का, तो उसका डिडक्शन मिलता है इसमें एटीसी में, सॉरी एटीटीटी ए में। सर, ये जो ATIA IB है ये सब भी नहीं ये है ना सब तो हमारे में? बिजनेस वगैरह से रिलेटेड हो तो आपके उसमें भी था, लेकिन अपन वो सब नहीं किए थे क्योंकि ये तो
डिडक्शन तरह यूज नहीं है तो नहीं पढ़े तब। ये एक ही डिडक्शन एटीआई एटीआई बी ये सब एक एक दो दो पेज की डिडक्शन है, तो आप चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो। आपको Yes, यदि sir. रीड करना हो तो डिडक्शन वाले चैप्टर से पढ़ सकते हो, लेकिन अपने ये सब यूज नहीं था तो अपन उसको नहीं किए थे, अपन केवल मेन डिडक्शन ही पढ़े। आप चाहो तो कर सकते हो, उसमें दिया हुआ है कि किस किस चीज से रिलेटेड। इसके बाद टैक्स के भी देखो वही है सब, 250 तक नील, अगले 250 तक 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख तक 20%, फिर 10 लाख से ऊपर जितना है उस पर 30%। ये सब टैक्स के भी रेट आप पढ़ चुके हो। और ये और करके ऑप्शन दिया है कि कोई फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये सेकंड ऑप्शन है। ज्यादातर तो फर्स्ट ऑप्शन से निकालते हैं अपन, ये सेकंड ऑप्शन जो भी लेगा उसको फिर वो 80C से 80U तक की डिडक्शन नहीं मिलती है। सेकंड ऑप्शन में वही था ना कि 250 तक नील, फिर अगले 250 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 से 750 तक 10%, फिर 7.5 लाख से 10 लाख के बीच 15%, फिर 10 से 12.5 के कितना है, 10 से 12.5 में 20%, 12.5 से 15 के बीच 25, और 15 के ऊपर जो भी है उस पर 30। और जो लोग सेकंड ऑप्शन लेते हैं ना उसमें वो माइनर सम का डिडक्शन जो होता है वो नहीं मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है, और ये सब 80C से 80U की डिडक्शन नहीं मिलती है। ट्रेवल कंसेशन वगैरह HRA वगैरह जो आप पढ़े हो ना सैलरी, इन सब का किसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा जब ये सेकंड वाला ऑप्शन कोई लेता है तो। रेट ऑफ सरचार्ज भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, तो अब इसके क्वेश्चन जो है ये आपको कल बताएंगे, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चन है कल से अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।